कराची ऑपरेशन को मजीद तेज किया जाए। वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार ने रेंजर्स को ग्रीन सिग्नल दे दिया। दूसरी तरफ रेंजर्स मुल्जिमान के खिलाफ कार्रवाई भी करे तो फायदा नजर नहीं आ रहा। सिंध हुकूमत ने रेंजर्स की मुद्दत के मुकदमात की पैरवी करने वाले प्रोसिक्यूटर्स की तनख्वाहों की समरी रोक ली है। हमारे कायद की मीडिया कवरेज पर पाबंदी के मामले पर हुकूमत हमारे साथ मुनाफिकत कर रही है। फारूक सत्तार का वफाकी हुकूमत पर इल्जाम। शिकायत के इजाले को 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे। फारूक सत्तार ने हमारे प्रोग्राम में जो कहा उसे 24 घंटे नहीं गुजरे थे कि एमक्यूएम को हुकूमत से नई शिकायत हो गई। मुत्तहिदा के कायद की तकारीर जारी है, पाबंद मीडिया को किया गया। जमातुद दावा की सरगर्मियां जारी हैं, लेकिन पाबंद फिर भी मीडिया ही को किया गया। मामला सिर्फ मीडिया को पाबंद करने से हल नहीं होगा। हुकूमत, सियासी जमातों, अवाम और जुडिशल कमीशन ने धांधली की तरदीद कर दी। अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने इलेक्शन कमीशन के अराकीन के खिलाफ धांधली का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। धांधली के इल्जाम में अटक कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद अपना नुकसान कर रही है। इमरान खान और रिहाम खान की तलाक जाती ही नहीं, अवामी दिलचस्पी का मामला भी है। इमरान खान आज तो सहाफी पर भड़क उठे। माजी में इमरान खान अपनी और दूसरों की जाती जिंदगी पर कैसे राय देते थे, शामिल करेंगे खुसूसी वीडियो। और ऑरेंज लाइन मंसूबा लाहौर के तारीखी विरसे को बर्बाद कर सकता है। हुकूमत को समाजी कारकुनों की तरफ से सख्त दबाव का सामना। क्या शहबाज शरीफ इंतजामिया वाकई कोई ऐसा कदम उठाने जा रही है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। कराची ऑपरेशन के हवाले से अहम खबर है कि इसे तेज करने के हवाले से वफाकी वजीर दाखिला चौधरी निसार साहब की तरफ से रेंजर्स को अहकाम दिए गए हैं। मगर अहम बात यह है कि नजर आ रहा है सिंध हुकूमत और रेंजर्स आमने सामने हैं। गुज़िश्ता दिनों हमने आपको बताया था कि सफूरा गोट जैसे खतरनाक वाक़े के जो मुल्जिमान पकड़े गए हैं, उनके वकीलों ने, उनके प्रोसिक्यूटर्स ने पैरवी करने से इनकार कर दिया है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सिंध हुकूमत उन्हें वादा की गई सिक्योरिटी नहीं दे रही, वादे किए गए पैसे नहीं दे रही। और अब जो खबर हम आपके सामने रखने वाले हैं, उससे पहले आपको बताते चले कि गुज़िश्ता 2 साल से जारी कराची के ऑपरेशन में मजीद तेजी आने वाली है। रेंजर्स की जानिब से जारी प्रेस रिलीज और डीजी रेंजर्स के चौधरी निसार से राब्ते से वाज़ेह हो रहा है कि कराची ऑपरेशन मजीद तेज होगा। कल डीजी रेंजर्स मेजर जनरल बिलाल अकबर की जानिब से वजीर दाखिला चौधरी निसार से भी राब्ता किया गया, जिसमें वजीर दाखिला को कराची ऑपरेशन पर ब्रीफ किया गया और वजीर दाखिला ने कराची ऑपरेशन को मजीद तेज करने की हिदायत दी। कराची ऑपरेशन के दौरान कई मुजरिमों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन इनकी सजाओं के हवाले से सवालात हैं जो हम आज के प्रोग्राम में उठाएंगे। कराची ऑपरेशन 2 साल से जारी है, लेकिन मुजरिमों को सजाओं के हवाले से कई सवालात उठ रहे हैं। उनकी प्रोसिक्यूशन कैसे हो रही है, उनके वकील कौन हैं, उनके वकील क्या सही तरीके से हुकूमत की तरफ से वकीलों को हिदायत जारी की गई हैं कि इन मुजरिमों की सही प्रोसिक्यूशन हो। एपेक्स कमेटी के इजलास में डीजी रेंजर्स ने यह मामला रखा था कि प्रोसिक्यूशन अच्छी होनी चाहिए, हमने बहुत सारे लोग गिरफ्तार किए हैं। मगर अब मामला कुछ और नजर आ रहा है। साफ लग रहा है कि इस वक्त हुकूमत और रेंजर्स में ठन गई है। रेंजर्स की जानिब से कल एक बयान जारी किया गया, जिसके मुताबिक कराची ऑपरेशन को अब नए मरहले में लाया जाएगा। कराची ऑपरेशन के अगले मरहले में कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों, बिलखुसूस पुलिस, वकला और गवाहों पर हमलों में मुलव्विस दहशतगर्दों, उजरती कातिलों और उनके सहूलतकारों को गिरफ्तार किया जाएगा। इससे पहले भी खबरें आई कि अगस्त में रेंजर्स ने ऐलान किया कि कराची ऑपरेशन को नए फेज में ले जाया जा रहा है, लेकिन बाद में रेंजर्स की जानिब से इन खबरों की तरदीद की गई और कहा गया कि रेंजर्स ने रिलीज जारी नहीं की गई। ये तनकीद होती रही कि कराची में हजारों लोग पकड़े गए हैं, इनके मास्टरमाइंड को कौन पकड़ेगा, इनके खिलाफ ऑपरेशन कब होगा। ये बातें भी हुकूमत की तरफ से की गई कि अगले मरहले में यही होगा। कराची ऑपरेशन के मरहलों का जिक्र हो, लेकिन इतवार को जो प्रेस रिलीज जारी की गई, इसमें कहा गया कि कराची ऑपरेशन के अगले मरहले में पुलिस एहलकारों के कातिलों को गिरफ्तार किया जाएगा। कराची में पिछले 2 सालों में 265 पुलिस एहलकारों को टारगेट किया गया है, जबकि पिछले 10 माह में अब तक 78 पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग हो चुकी है। और कराची में 2007 से अब तक 54 वकला की टारगेट किलिंग भी हुई है, जबकि 2015 में अब तक 5 वकला की टारगेट किलिंग हो चुकी है। जहां कराची में वकला की टारगेट किलिंग हो रही है, वहां गवाह
और प्रोसिक्यूटर्स भी महफूज नहीं है। एक तरफ कराची ऑपरेशन को तेज करने की बात हो रही है, दूसरी तरफ इनकी हिफाजत कौन करेगा? कौन कराची में वुकला की हिफाजत करेगा? कौन कराची में गवाहों की हिफाजत करेगा? जब सबीन महमूद केस में जो गवाह थे उन्हें मारा गया, जो सफूरा केस में गवाह और उसके साथ साथ प्रोसिक्यूटर्स को धमकियां आई और प्रोसिक्यूटर्स पीछे हट गए, और अब खबर आई है और खबर अच्छी नहीं है कि सिंध हुकूमत की जानिब से रेंजर्स के 9 प्रोसिक्यूटर्स की तनख्वाहें रोक ली गई हैं और की गई है कि पहले उनकी कारकर्दगी से आगाह किया जाए। क्या वजह है कि सिंध हुकूमत पर जो है वो प्रोसिक्यूटर्स के हवाले से इकदाम नहीं कर रही? फहीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ब्यूरो चीफ कराची, जियो न्यूज। फहीम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। क्या मामला है? क्यों हुकूमत ऑपरेशन के दरमियान यह तासुर देगी कि रेंजर्स और हुकूमत की ठन गई है? क्यों यह तासुर देगी कि एक तरफ लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए वुकला को सिक्योरिटी नहीं दी जाती, वुकला को पैसे नहीं दिए जाते? क्यों ये 9 वकीलों का मामला आया है? हकीकत क्या है? देखिए, ये बातें तो बहुत पुरानी हैं कि पीपल्स पार्टी की जो सिंध हुकूमत है इसके और रेंजर्स के दरमियान जो है वो मामला था, वो पहले वाले नहीं रहे। जिस वक्त कराची ऑपरेशन शुरू हुआ था उस वक्त तो पीपल्स पार्टी ने इस ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा हामी भी भरी थी और इसके साथ इजहार इत्मीनान भी था। जब तक तलवार MQM के ऊपर गिरती रही, पीपल्स पार्टी जो है वो इसके ऊपर जो है इजहार इत्मीनान जाहिर करती। लेकिन जब रुख जो है वो दहशतगर्दी की, माली मामला तो करप्शन की जानिब हुआ, और उसके बाद जो है कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर जो है सवालात उठने लगे कि क्या इनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, उनकी जानिब कार्रवाई हुई भी। उसके बाद बहुत से लोग, जिनमें पीपल्स पार्टी की आला क़यादत भी है, जिसमें जो है हमारे पीपल्स पार्टी के एक सूबाई वजीर हैं और एक और सिंध की अहम शख्सियत है, काफी अरसे से सूबे से बाहर बैठे हैं, मुल्क से बाहर बैठे हैं। तो उसके बाद ये चीज सामने आना शुरू हो गई थी कि पीपल्स पार्टी और रेंजर्स के दरमियान मामला था वो पहले वाले नहीं रहे। प्रोसिक्यूटर का मामला ये नहीं शाहजेब, इस वक्त तो बहुत सी निजी महाफिल में पीपल्स पार्टी के रहनुमा और वुज़रा ये तक कहते पाए गए हैं कि रेंजर्स का जो सिंध में कयाम है वही गैर कानूनी है, क्योंकि जो सिंध असेंबली के इजलास में उसकी मंजूरी ली जाना थी वो अभी तक नहीं हुई है। तो पीपल्स पार्टी के बहुत से वुज़रा या रहनुमा तो ये भी कह रहे हैं कि रेंजर्स का यहाँ मौजूद होना ही वो गैर कानूनी है। तो ये जो प्रोसिक्यूटर्स की तनख्वाहों का रोकने का मामला, ये उसी सिंध में को अगर देखा जाए इस मामले को तो ज्यादा बेहतर होगा कि 9 प्रोसिक्यूटर्स की 3 माह से, जून से अब तक तनख्वाहें अदा नहीं हुई हैं। जो समरी होम डिपार्टमेंट से भेजी गई है वजीर आला हाउस, उस पर आज तक मंजूरी नहीं हुई है। वो वुज़रा, वो जो इस सारे मामले के ऊपर जो है रेंजर्स के मामलात को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो यकीनन इस सारी सूरत हाल से बहुत ज्यादा परेशान है। उनका ये कहना है, वो बिल्कुल ठीक भी कह रहे हैं, कि जिन मामलात कि वो प्रोसिक्यूटर के तौर पर जिन मुकदमात में पेश होते रहे हैं उनमें उन्होंने अदालतों से सजाएं तक कराई हैं मुल्जिमान को। उसके बाद ये कहना कि इन प्रोसिक्यूटर्स की जो कारकर्दगी है उसकी रिपोर्ट भेज दी जाए, तो यकीनन ये उनके लिए एक बहुत तकलीफदेह बात है। तो ये मामला कोई नया नहीं है। मुझे साथ में बता दीजिएगा कि ये कहीं अक्सर होता है, ब्यूरोक्रेटिक मामलात होते हैं, उसमें शायद उस किस्म का ठन जाना ये मामला ना होता हो। ऐसा तो नहीं है कि ब्यूरोक्रेसी के अपनी सुस्ती में, सुस्त रवैये में ये मामला रुका हुआ है और हुकूमत का नहीं? ये आपको लगता है कि बड़ा क्लियर मामला है कि हुकूमत और रेंजर्स की ठन गई है, या हुकूमत रेंजर्स से खुश नहीं है इसलिए काम नहीं कर रही है? कहीं ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती का मामला तो नहीं है? जी बिल्कुल वाज़ेह नजर आ रहा है कि एक मामला है जून से अब तक तनख्वाहें अदा ना होना, और वो एक ऐसे सेटअप में जिसमें जो है रेंजर्स की और चीजें नहीं रुक रही, सब कुछ चल रहा है, रेंजर्स जो है ऑपरेशन भी कर रही है, उसमें सिर्फ तनख्वाहों का रुक जाना, ये एक बड़ी अजीब सी बात है। ये कोई ब्यूरोक्रेसी का मामला नहीं है, इसके ऊपर जो भी मामलात हैं वो बहुत ऊपर से हैं। और फिर आप ये देखिए ना कि समरी तो ब्यूरोक्रेसी ने भेजनी थी, वो भेज दी गई, उसके बाद ऊपर से ये पूछा गया है कि इनकी कारकर्दगी क्या है, वो रिपोर्ट मंगवाई जाए रेंजर्स से। तो ये इस बात की जानिब इशारा है कि ये मामला ब्यूरोक्रेसी की जगह सतह पे नहीं है, ये मामला कहीं और से है, कहीं और से इस पूरे मामले को डील किया जा रहा है, किसी और नजर से इस मामले को देखा जा रहा है, कुछ और किस्म के सारे मामले से दिए जा रहे हैं, किसी और किस्म के इशारे इस मामले से दिए जा रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी की सुस्ती नहीं, ब्यूरोक्रेसी की नाकामी नहीं, साफ तौर पर नजर आता है कि मामला ठन गया है और वकीलों को तनख्वाहें नहीं दी जा रही हैं सिंध हुकूमत की तरफ से, जो रेंजर्स ने लोग गिरफ्तार किए उनकी प्रोसिक्यूशन के लिए। प्राइम में अब जिक्र सुप्रीम कोर्ट में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद के मीडिया पर पाबंदी से मुताल्लिक केस में होने वाली अहम पेशरफ्त का जिक्र करते हैं। 24 घंटे नहीं गुजरे हमारे साथ, इनफैक्ट 24 ही घंटे गुजरे हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में फारूक सत्तार साहब कल मौजूद थे और कह रहे थे कि हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है और हमें हुकूमत पर अब एतमाद है कि हमारी जो ग्रीवेंसेज हैं, हमारी जो मामलात हैं, जो शिकायत हैं, उसका इजाला हुकूमत करेगी। जो हुकूमत ने यकीन दहानी कराई है उस यकीन दहानी पर हमें यकीन है। 24 घंटे पहले हमारे इंटरव्यू में बॉडी लैंग्वेज अलग थी,
हमारे इंटरव्यू में लैंग्वेज अलग थी। और फारूक सत्तार साहब ने जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो मामला बिल्कुल अलग था, क्योंकि जो आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ मुत्तहिदा के कायद की तकारीर नशर करने का मामला एक बार फिर अब सुप्रीम कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट चला गया है। इस खबर में इंतहाई अहम हुकूमत की पोजीशन है जो आज एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के रूबरू ली। और वो पोजीशन जब अटॉर्नी जनरल ने ली तो अहम खबर सामने आई कि हुकूमत ने तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को इस हवाले से एक अलग ही यकीन दहानी करा रखी थी, क्योंकि एडिशनल अटॉर्नी जनरल का कहना था और अदालत में कहना था कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद पर गद्दारी का केस लाहौर हाई कोर्ट में चल रहा है, जिस पर एमक्यूएम की वकील आसमा जहांगीर का कहना था कि हुकूमती वकील किसी और कश्ती में और हुकूमत किसी और कश्ती में सवार है। एमक्यूएम के कायद की तकारीर पर पाबंदी, एमक्यूएम को सियासी नुकसान हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद की तकरीर, तस्वीर और सियासी सरगर्मियों का मामला लाहौर हाई वापस भिजवाने का हुक्म देते हुए कहा, क्योंकि अटॉर्नी जनरल ने भी ये पोजीशन ली कि लाहौर हाई कोर्ट का मामला है, इसे लाहौर हाई कोर्ट में ही जाने दें। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट इस बात का फैसला करेगी कि हुक्म इम्तना बरकरार रखा जाए, यानी कि एमक्यूएम के कायद की तकरीरें मीडिया पर दिखाने पर जो हुक्म इम्तना है वो जारी रखा जाए या नहीं। एमक्यूएम की अपील की समाअत जस्टिस एजाज अफजल खान और जस्टिस काजी फाइज ईसा पर मुश्तमिल सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने की और हुकूमत की जानिब से पेश होने वाले एडिशनल अटॉर्नी जनरल राना वकार ने अदालत को बताया कि अल्ताफ हुसैन पर पाबंदी की दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में जेर समाअत है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट एमक्यूएम की अपील यह कहकर निपटा दी कि दरख्वास्त गुजार और फरीक फैसले की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। और जब यह फैसला आया उसके बाद जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि कल फारूक सत्तार साहब की हमारे शो में हुकूमत के हवाले से बॉडी लैंग्वेज अलग थी, साथ में लैंग्वेज भी अलग थी, मगर जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो क्या कहा जरा सुनो। हमें मज़ाकरात की टेबल पे तो ये कहा जा रहा है कि अल्ताफ भाई का कोई बयान गद्दारी के जुमरे में नहीं आता और हम अल्ताफ भाई पर कोई पाबंदी नहीं लगाना चाहते। ये कहा कि हमें ये कहा जा रहा है, मुलाकातों में हुकूमत की तरफ से वुज़रा का नाम लिया, इसाक डार साहब का, परवेज रशीद साहब का नाम लिया और आगे कहा और बगैर लगी लिपटे रखे दो टोक अल्फाज में कहा कि हुकूमत मुनाफकत कर रही है, साफ छुपती भी नहीं, सामने आती भी नहीं। साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। वफाकी हुकूमत को मर्दों की तरह सामने आना चाहिए। मुनाफिकत तर्क करके एक तरफ हमें यह बावर कराया जा रहा है कि हम पाबंदी के खिलाफ नहीं, हम गद्दारी का कोई मुकदमा नहीं बना रहे, हम अल्ताफ भाई के बयानात को गद्दारी के जुमरे में नहीं ले रहे, हमारा कोई इरादा नहीं है। अब एक निजी पिटीशन को बुनियाद बनाकर अगर हुकूमती वकील, सरकारी वकील ये मौक़िफ़ इख्तियार करता है कि अल्ताफ भाई का ये जो मुबैना बयान है ये किसी गद्दारी के जुमरे में आता है, हाई ट्रीजन के जुमरे में आता है, तो फिर निजी पिटीशन की बेसाखी का सहारा वफाकी हुकूमत क्यों ले रही है? वफाकी हुकूमत को फिर खुलकर सामने आना चाहिए। अगर वो समझते हैं कि अल्ताफ भाई के किसी बयान और एमक्यूएम का कोई कंडक्ट रियासत पाकिस्तान से गद्दारी के जुमरे में आता है, तो फिर मर्दों की तरह सामने आकर अल्ताफ भाई और एमक्यूएम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा बनाए। हम उसे अदालतों में फेस करने के लिए तैयार थे। मर्दों की तरह सामने आकर मुकदमा बनाएं, हम मुकाबला करने के तैयार हैं, फेस करने के लिए तैयार हैं। प्राइवेट गुफ्तगू में कुछ कहते हैं, कुछ और गारंटीज देते हैं हुकूमती वुज़रा। परवेज रशीद साहब को, इसाक डार साहब का नाम लिया था। वसीम अख्तर साहब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वफाकी वज़ीर इत्तलात परवेज रशीद साहब। परवेज रशीद साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कल बड़ा नर्म रवैया था हमारे शो में फारूक सत्तार साहब का, आपसे बड़ी उम्मीदें थी। आज शदीद तनकीद कि ना साफ छुप रहे हैं, ना सामने आ रहे हैं, मर्द हैं तो सामने आकर लड़े, ये ना करें कि हमें प्राइवेट गुफ्तगू में कहें कि हमें कोई एतराज नहीं उनकी तकरीरों पर और अटॉर्नी जनरल एक अलग मौक़िफ़ लें अदालत में जाकर। शाज़िद, गालबन कोई गलतफहमी पैदा हुई है। अगर जो कुछ हमने प्राइवेट गुफ्तगू में किया उसका इजहार पब्लिकली भी कर दिया गया, एमक्यूएम को हम असेंबलियों में वापस लेके आए, सेनेट में वापस लेके आए, इससे हमारे इरादे जो हैं और इनके बारे में हमारा रवैया जो है वो जाहिर हो जाता है। अगर आज डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कोई गुफ्तगू की है, मेरे पास उसकी डिटेल नहीं है, लेकिन मैं उसकी डिटेल हासिल कर रहा हूँ, सुबह तक वो मुझे मिल जाएगी कि एग्जैक्ट उन्होंने क्या कहा। मैंने अटॉर्नी जनरल साहब से जरूर बात की शाम को
जब डॉक्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मैंने समझने की कोशिश की, उनका कहना यह था कि उन्होंने सिर्फ एक कानूनी नुक्ता जो है उसको बयान किया है, लेकिन कोई ऐसा हमारा हुकूमत का ना इरादा था ना इरादा है कि कोई गद्दारी का मुकदमा किसी पर बना जाए। एमक्यूएम एक सियासी जमात है, लेजिटिमेट तरीके से मुंतखब होके पाकिस्तान के आइन और कवानीन के तहत असम्बलियों में पहुंची है, उनका सियासी किरदार है, और जो मुफाहमत का अंदाज हमने दूसरी जमातों के साथ भी इख्तियार किया हुआ है और एमक्यूएम के साथ भी इख्तियार किया हुआ है, उसी सिलसिले को हम जारी रखेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये इंटरेस्टिंग बात है, आप ये कह रहे हैं कि आप उस बात पर कायम है जो फारूक सत्तार साहब कह रहे हैं कि कोई इरादा नहीं है कि उनके ऊपर गद्दारी का मुकदमा चले। उन्होंने साथ में ये भी कहा था कि आपकी तरफ से ये कहा गया था कि जो भी रेगुलेशन है वो पैमरा के थ्रू हम रेगुलेट कर लेंगे, ये गद्दारी और ये मुकदमे का हमारा कोई इरादा नहीं। तो आप उस बात पर कायम है कि हाँ आपकी तरफ से कहा गया था, और अदालत में जो मौक़िफ़ है डिप्टी अटॉर्नी जनरल का वो आप लोगों के कहने पर नहीं है या इस किस्म का मामला नहीं है, क्योंकि उसमें आसमा जहांगीर साहिबा का बयान बड़ा अहम है जो आज उन्होंने अदालत में कहा कि लगता है हुकूमत अलग कश्ती में सवार है, डिप्टी अटॉर्नी जनरल अलग कश्ती में सवार है। देखिए, मैं आपसे ये करता हूं कि लोग अपने अपने तरीके से कोई भी तबसरा कर सकते हैं, मैं उस तबसरे पे तबसरा नहीं करता। मैं हुकूमत पाकिस्तान का मौक़िफ़ आपको बता रहा हूं कि एमक्यूएम को सेनेट के इजलास में मैंने आज खुद खुशामदीद कहा, जब क्वेश्चन आवर्स में मशहदी साहब का एक सवाल था जिसका जवाब मैंने देना था, तो सवाल का जवाब देने से पहले मैंने उन्हें खुश आमदीद कहा कि सेनेट में वो वापस तशरीफ ले आए, हम उन्हें खुश आमदीद कहते हैं। नेशनल असेंबली में ये आएंगे, वहां पे भी हम इनको खुश आमदीद कहेंगे। लेजिटिमेट तरीके से ये इलेक्ट हुए हैं, इनकी अपनी हैसियत है, ये कराची के लोगों की तर्जुमानी करते हैं, उस हैसियत को हम तस्लीम करते हैं। ज़ाहिर है कि गद्दारों की हैसियत को तो तस्लीम नहीं किया जाता, और हुकूमत का कोई ऐसा ना इरादा था ना इरादा है। मैं दोबारा अपने अल्फाज दोहरा रहा हूं। डिप्टी साहब ने जो कुछ यहाँ पे कहा, वो मैंने जो अटॉर्नी जनरल साहब से बात समझने की कोशिश की है, उनका कहना है कि वो किसी कानूनी तरीके से बात को कर रहे थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम इन पर कोई गद्दारी का मुकदमा चलाने का इरादा रखते हैं या गद्दारी का मुकदमा इन पर चलाया जाए। बड़ी बड़ी सख्त किस्म की 24 घंटे इसी शो में नरम रवैया, हुकूमत से उम्मीदें और इंतहाई सख्त किस्म की बात आज फारूक सत्तार साहब की। और परवेज साहब कह रहे हैं हम आपको लेजिटिमेट जमात समझते हैं, आपको ऐवानों में लाए हैं, हमारा ना कोई इरादा था, जो हमने आपको प्राइवेटली कहा था वो इरादा ये छुपने और सामने आने वाला मामला नहीं। शाहजेब, परवेज साहब की बात सुन के काफी खुशी हुई है मुझे भी कि जो स्टैंड उन्होंने वहां लिया हुआ था, बंद कमरे की जो हमने बात की, वही स्टैंड उन्होंने पब्लिकली लिया। ये खुशाइंद है, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूं। मगर देखें, बहुत सेंसिटिव मैटर्स हैं। अब हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, एक रिड्रेसल कमेटी बनी, उसमें हमारे मामला तय हुए, मामला आगे बढ़े, फिर इस किस्म का एक केस आ गया हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट में हम गए और डेट पड़ी। उस पे अगर अटॉर्नी जनरल, डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने ऐसे रिमार्क्स दिए, और जैसे कि आसमा जहांगीर साहिबा ने भी उसको दोहराया है, तो उस पे फारूक भाई ने पहला स्टेप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, पहला स्टेप फारूक भाई ने परवेज भाई को कॉल किया था, फिर इसाक डार साहब को कॉल किया था, प्राइम मिनिस्टर साहब को कॉल किया था, मैसेज छोड़े थे परवेज साहब के इल्म में है ये, और अटॉर्नी जनरल से बात भी की फारूक भाई ने। मगर देखिए, ये इतने सेंसिटिव मैटर्स हैं, अगर ये बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सबको पहले कॉल की गई है की तरफ, बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहां से कोई जवाब नहीं आया। अगर परवेज भाई को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं, बहुत अच्छे इंसान हैं, अगर इस किस्म के मैटर्स में प्रॉम्प्ट जवाब आ जाए तो बहुत सारे मसाइल जो हैं वो ठीक हो सकते हैं। जाहिर है, जब इस किस्म का एक डिप्टी अटॉर्नी जनरल बयान दे रहा है मेरे लीडर के लिए, ट्रेजन चार्जेस आर्टिकल 6, तो जाहिर है मेरा भी एक वो बन जाता है कि मैं उसको बोलूं कि फिर खुल के आओ, इस तरह से नहीं। सर, ये जो मामला है, देखें बल्दियाती इंतखाबात आ रहे हैं, मीडिया टीवी पर बड़ी कैंपेन होती है, आप लोग भी करते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी करती है, कराची में इंतखाबात होने, वो कह रहे हैं कि आपको भी कॉल की, प्राइम मिनिस्टर को भी की, अटॉर्नी जनरल को भी की, इसाक डार साहब को भी की, ये जज्बात में नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है। तो सर, आपसे फिर क्या बात हुई थी कि उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी? मैं आपसे अर्ज करता हूं, इसाक डार साहब इस वक्त यूएई में हैं, और उनके मुज़ाकरात चल रहे हैं जो इंटरनेशनल मालियाती अदारे हैं उनके साथ। जाहिर है कि वो मीटिंग्स इस किस्म की नहीं होती कि उनके दरमियान आदमी कॉल सुन सके या कॉल रिसीव कर सके, वो मसरूफ थे वहां पे। फारूक भाई का मुझे मैसेज मिला था, मैं भी, हमारी एक मीटिंग चल रही थी, मुझे तो मालूम नहीं था कि कोई इस किस्म का वाकया हो चुका है, लेकिन एक मीटिंग चल रही थी, मीटिंग के बाद उन्हें कॉल की,
जब मैंने कॉल की तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हुए थे, लेकिन उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो भी उन्होंने लहजा अख्तियार किया, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, उसकी मैं तो कोई शिकायत ही नहीं कर रहा, ना उनसे की ना आपसे कर रहा हूं। हमने उनकी तनकीद को भी खुश दिली से बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ वजाहत भी की मैंने, डॉक्टर साहब से भी वजाहत की, ये अच्छी बात कि डॉक्टर साहब जो कुछ भी गलतफहमी की बुनियाद पर हुआ है इसका हकीकत से कोई तल्लुक नहीं है, और ऐसा खुदा न खास्ता कोई इरादा भी नहीं है। और अब पब्लिकली आपके सामने भी ये बात कह रहा हूं। ये तो आपने पब्लिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, परवेज रशीद साहब ने पब्लिकली बता दिया कि कॉल जरूर आई थी, बात नहीं हुई थी, बाद में बात हुई और ये मामला हुआ, तो फिर मामला अब उतना अग्रेसिव नहीं है जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस के वक्त था, ये सेटल हो सकता है। बिल्कुल हम वे फॉरवर्ड निकला है, इसमें और आगे बढ़ने की गुंजाइश है। जैसा कि ऑर्डर्स भी मौजूद हैं कि वो जो 15 डेज थे वो लैप्स हो चुके हैं। जो अल्ताफ भाई की स्पीच और जो ब्लैकआउट किया गया था वो 15 डेज के लिए था और इस खत्म हो चुके हैं। ये सुप्रीम कोर्ट के मेरे पास रिमार्क्स मौजूद हैं। वो ठीक है, मगर तो अब एक और चीज सुप्रीम कोर्ट नहीं, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट में भेज दिया, सिर्फ हुकूमत से जो आपकी शिकायत थी वो इतनी अग्रेसिव थी कि कोई इंतहाई कदम मेरे ख्याल में मामला वो बात खत्म हो गई, शाज़ेब पीछे रह जाती है, पीछे रह जाती है। आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, पॉइंट ऑफ व्यू समझ रहे हैं। आगे बढ़ने की गुंजाइश ये है कि हम अगर हाई कोर्ट जाएंगे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं, हम उसको ओबे करेंगे और हाई कोर्ट जाएंगे, मगर उसमें एक और चीज भी है कि वो 15 डेज खत्म हो गए हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि पिमरा के थ्रू जो भी रेगुलेशन है उसको रेगुलेट करके आप जितने भी मीडिया हाउसेज हैं उन तक तो ये मैसेज पहुंचाएं कि अब वो जो बैन लगा हुआ था अल्ताफ भाई पे, अल्ताफ भाई की तस्वीर पे, वो खत्म हो चुका है और ये जो मीडिया है उसको मेरे ख्याल में एज पर द रिमार्क्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसको रेगुलेट होना चाहिए और अवाम के सामने लीडर की बातें आनी चाहिए। लास्ट कमेंट कर दीजिएगा इस पे। जी भाई जी, अभी जो बात कह रहे हैं वसीम साहब, यकीनन अदालत का जो भी हुक्म है और जो कानूनी पोजीशन होगी उसके मुताबिक अदालत के हुक्म का पूरा एहतराम किया जाएगा। परवेज साहब आपका बहुत शुक्रिया और बड़ा अच्छा हो गया कि मामला अवाम को पता भी चल गया कि कॉल भी की गई थी और क्या हुआ, और परवेज साहब की बाद में बात भी हो गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और आप भी कह रहे हैं कि ये जो हुकूमत का जेस्चर है उसको कबूल करते हैं और मामला यहाँ से सुलझ सकते हैं। बहुत शुक्रिया वसीम अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया परवेज साहब हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, लेकिन उससे पहले जिक्र हो जाए जरा एनकेएम की जानिब से आज हुकूमत को ये जो पेशकश की गई कि गद्दारी का मुकदमा चलाया जाए, ये जो सारा का सारा मामला है, अहम बात यह है कि जहां एनकेएम के कायद की तकारीर की मीडिया कवरेज पर लाहौर हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है, वहां कल पेमरा ने जमातुद दावा की सरगर्मियों को मीडिया कवरेज पर पाबंदी लगा दी कि मीडिया ना दिखाए। अब शायद आपको ये मामला किसी और मुल्क में ना नजर आता, और ये मैं क्यों कह रहा हूं ये आपको बताता हूं, क्योंकि ये दिलचस्प बात है कि ना ऐसा है कि एनकेएम के कायद के खिताब करने पर पाबंदी हो। एनकेएम के कायद जब चाहें, जितने बड़े मजमे से चाहें, जहां चाहें खिताब कर सकते हैं, जिस शहर में चाहे खिताब कर सकते हैं, और ना ऐसा है कि जमातुद दावा अपनी सरगर्मियां ना कर रही हो। जमातुद दावा जो चाहे करती है, फंड जमा करती है, फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेती है, मगर मीडिया को पाबंद किया जा रहा है कि वो इनकी सरगर्मियों को शाया ना करे, नशर ना करे। एनकेएम के कायद का मामला हो तो वो अदालत में है, लेकिन जमातुद दावा पर पाबंदी के हवाले से हुकूमत कंफ्यूजन का शिकार नजर आती है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से जमातुद दावा पर अब तक पाबंदी नहीं लगाई गई है, क्योंकि जो फहरिस्त जारी की गई है, हुकूमत की तरफ से जारी की गई है, वो दो हिस्सों में तकसीम है। एक कैटेगरी इन तंजीमों की है जो पाकिस्तान में कलअदम है, जबकि दूसरी इन तंजीमों की है जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा ने पाबंदी लगाई हुई है। खास तौर पर जमातुद दावा, फलाह इंसानियत फाउंडेशन और लश्कर तैयबा का नाम लिया गया है, और पेमरा के नोटिफिकेशन में इनका नाम लिया गया है, और इनकी सरगर्मियों को ना रोका गया है, ना कोई ऐसा मामला है, लेकिन मीडिया को मना कर दिया गया है। यानी कि पाकिस्तान में ये सरगर्मी करना चाहें तो करें, मगर मीडिया उसे कवर ना करे। अल्ताफ हुसैन साहब कहीं तकरीर करना चाहें तो करें, लेकिन मीडिया उसे कवर ना करे। यह अनोखा मामला है जो पाकिस्तान में नजर आता है। और आम बात यह है कि वजारत दाखिला की जो फहरिस्त इस नोटिफिकेशन के साथ लगाई गई है, उसमें लश्कर तैयबा का नाम तो कलअदम तंजीमों में है, लेकिन जमातुद दावा और फलाह इंसानियत का नाम नहीं है। और पेमरा के मुताबिक कलअदम जमातों की फहरिस्त 28 अक्टूबर की है, लेकिन अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में दाइश का नाम ही नहीं है। हालांकि वजारत दाखिला की जानिब से 27 अगस्त को दाइश पर पाबंदी लगाई गई थी, लेकिन पेमरा ने जो फहरिस्त जारी की इसमें इसका नाम ही सिरे से गायब है। और यह बात वाज़ेह हो रही है कि पेमरा की जारी की हुई जो फहरिस्त है उसमें हुकूमत की इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी दरकार है कि हुकूमत वाज़ेह पॉलिसी दे कि मुल्क में सरगर्मियों पर क्या पॉलिसी है, मीडिया की उन सरगर्मियों की कवरेज पर क्या पॉलिसी है। एक ही मुल्क में दो कानून चल रहे हों और वो एक दिलचस्प सा मामला हो जो किसी और मुल्क में शायद ना नजर आता हो। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, उसके बाद जिक्र होगा खान गुस्सा हुए, एक लोकल सहाफ़ी के सवाल पर शदीद गुस्सा हुए, मगर ऐसा नहीं है कि खान साहब से
ये सवाल इंग्लिश मीडिया, दूसरा बैरूनी मीडिया ना करता हो। खान साहब बड़ा खुशी खुशी जवाब दिया करते थे, अपनी पर्सनल लाइफ पर बड़ा खुल के बात किया करते थे, तो आज क्यों गुस्सा हुए और पहले क्या किस तरह खुशी खुशी जवाब देते थे, ये सब आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबात पर धांधली के इल्जामात की। सियासी जमातें हो, हुकूमत हो, अवाम हो या जुडिशल कमीशन और अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ मुस्तरद हुआ है। और ये जो मुस्तरद होना है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुस्तरद होना है, ये कितना अहम है ये हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले ये बात बहुत अहम है कि खान साहब बार बार कह रहे थे कि पाकिस्तान इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमीशन के जो अरकान हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जिस किस्म के इलेक्शंस उन्होंने कराए हैं, हम उनके बाहर धरना देंगे। उन्होंने अगर इस्तीफा ना दिया और सबूत उनके बारे में आ गए हैं तो हम धरना देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन और इसके मेंबरान पर इल्जामात लगाए और इसके वकला ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ दरख्वास्त दी, जो चीफ जस्टिस अनवर जहीर जमाली की सरबराही में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने गुज़िश्ता रोज नाकाबिल समाअत करार देते हुए खारिज कर दी है। जुडिशल काउंसिल ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन के अरकान के खिलाफ इंतखाबात के दौरान धांधली में मुलव्विस होने के ठोस शवाहिद पेश नहीं किए गए। जो बात जुडिशल कमीशन ने कही वही बात सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कही। जो बातें दूसरी सियासी जमातें कह रही थी कि सबूत खान साहब के पास है या नहीं है, मगर यहाँ बात अहम यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है क्या। यह पाकिस्तान का एक आला तरीन फोरम है, इससे बड़ा फोरम शायद कोई हो नहीं सकता। इस फोरम में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और इसकी सरबराही करते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट के उनके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का जो पूरा बेंच है उसमें जो सबसे सीनियर मोस्ट जजेस हैं चीफ जस्टिस के अलावा, वो इस काउंसिल में होंगे। इसके अलावा हाई कोर्ट्स के 2 सीनियर तरीन चीफ जस्टिस, यानी कि जितनी भी हाई कोर्ट्स हैं उसमें जो सीनियर तरीन चीफ जस्टिस हैं वो दोनों इस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में होंगे। सुप्रीम कोर्ट का रजिस्ट्रार इस काउंसिल का की सेक्रेटरी की जिम्मेदारी निभाता है। यह आला तरीन फोरम है, इससे बड़ा फोरम पाकिस्तान में हो नहीं सकता। और यह फोरम इतना बड़ा फोरम है कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के खिलाफ, यहां तक के चीफ जस्टिस के खिलाफ किसी को रेफरेंस भेजना हो तो पाकिस्तान में वो इसी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ही भेजा जा सकता है। और इस फोरम ने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इलेक्शन कमीशन के अरकान पर लगाए गए इल्जामात मुस्तरद कर दिए हैं। और इससे कबल भी 2013 के आम इंतखाबात हो या ज़िमनी इलेक्शन हो, मुल्क के कंटोनमेंट बोर्ड में हुए बल्दियाती इंतखाबात या पंजाब में होने वाले हालिया बल्दियाती इंतखाबात, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शिकस्त के बाद हर मरतबा धांधली का इल्जाम लगाया जाता रहा है। हर मरतबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के सबूत देने का दावा करती है, हर दफा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ धांधली के सबूत नहीं देती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से सबूत नहीं दिए गए। पीटीआई के सीनियर रहनुमा एजाज चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे बड़ा फोरम था, इस सबसे बड़े फोरम ने भी इतना बड़ा केस जिसमें खान साहब कहते थे कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, इन्होंने बड़ी धांधली की है, इसने भी आपका केस मुस्तरद कर दिया। चौधरी साहब, तो 2013 का चैप्टर अब क्लोज है धांधली का या नहीं है? आप कहीं सबूत नहीं दे पाए। बहुत शुक्रिया शाहजेब। पहली बात तो यह है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तहरीक इंसाफ नहीं गई, कोई वकील वहां पर गए थे। जहां तक जुडिशल कमीशन की तश्कील का ताल्लुक है, हमने तकरीबन 1.5 बरस उसके लिए जद्दोजहद की और पाकिस्तान की सियासी तारीख में एक ज़बरदस्त वो जद्दोजहद थी। वो मल्टीपर्पज़ थी, सिर्फ एक ही नुक्ते के ऊपर नहीं थी। उसमें वोट की सैंक्टिटी और वोट के तकद्दुस का बहुत बड़ा यानी एक इशू उठाया गया और लोगों को फॉर्म 14 और फॉर्म 15 पे एजुकेट किया गया। उसके बाद वो जुडिशल कमीशन बना। मेरा मौक़िफ़ उस वक्त भी यही था और आज भी वही है। पहली बात मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि 41 निकात पे मुश्तमिल जो जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग्स इलेक्शन कमीशन के बारे में थी, यानी आप जो मर्जी मुझे मेरे बारे में कहते रहिए। मगर मसला है कि इंसाफ फोरम का ये लॉयर था, ये गया था वहां पे सबूत दे। अब मैं सिर्फ मैं जानना चाह रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं क्योंकि आप बड़े सीनियर रहनुमा है पीटीआई के, कि इस मौक़िफ़ पर कायम रहते हुए पीटीआई ने आगे बढ़ना है। मैं कल भी बात कर रहा था सरवर साहब से, इस चैप्टर को क्लोज करके आगे बढ़ना। हम इस मौके पे कायम रहेंगे, आगे बढ़ चुके हैं। मेरा ख्याल है जुडिशल कमीशन की फाइंडिंग के ऊपर हमने कहा कि हमने इत्तफाक कर लिया है। हालांकि हमारा इसके ऊपर रिजर्वेशन यह है कि यह फर्दर इन्वेस्टिगेशन का केस था। जिस तरह फर्दर इन्वेस्टिगेशन 3 ट्राइब्यूनल 4 में हो चुकी है और 3 उड़ चुके हैं। जब आप कायम रहेंगे इन्वेस्टिगेशन हो गई, ठीक है। साहब, अगर आप कायम रहेंगे, जाहिर आपका सियासी हक है कि आप किसी मौक़िफ़ पर कायम रहिए, मगर एक और मामला है सबूत।
जुडिशल कमीशन में हो मुख्तलिफ शख्सियात जिस पर इल्जाम लगाए, या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो, या फिर चोई सरवर साहब ने भी कुछ दिन पहले कहा था एपीसी बुलाऊंगा, सबूत दूंगा, फिर पूरे मीडिया को दिखाऊंगा और फिर मामला आगे बढ़ेगा। वो सबूत तो कभी देते नहीं, आप तो अपने मौकफ पर कायम रहिए, पर जो सबूत का वादा करते हैं वो भी दीजिए। आपका क्या ख्याल है, NA 122, NA 125, NA 124 में सबूत दिए गए ना, तभी तो DC हुए लोग, तो सबूत हम दे रहे हैं। उसके बाद हुकूमत अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं कर रही कि जुडिशल कमीशन ने जो इलेक्शन कमीशन में इतने बड़े नकाइस बयान किए, एक आज तक उसकी कोई रिफॉर्म, उसके बारे में कोई बात। अच्छा देखिए साहब, ये रिफॉर्म होने चाहिए, ये बात ठीक है, उस रिफॉर्म में आपको भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो नकाइस हैं वो अपनी जगह पर है, उस पर रिफॉर्म हो, बट जो आपके इल्जामात हैं जुडिशल इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने वो रिजेक्ट कर दी हैं कि इन्होंने धांधली की, किस तरह की, किसको जिताने के लिए की, वो रिजेक्ट हो गए। नकाइस अपनी जगह पर मौजूद है, जुडिशल कमीशन ने कहा उस पर काम होना चाहिए, आप भी काम करें मिलकर। बिल्कुल ठीक है, मैं जो उन्होंने हमारा मुस्तरद कर दिया ना, मैंने उसका जवाब यह दिया है कि वो सारी बातें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की थी, और अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, वो पता चल जाता कि 2.5 करोड़ वोट कहां चला गया, पता चल जाता कि ये 35% फॉर्म 15 कहां चला गया, तो फिर बिल्कुल उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेट होकर नतीजा सामने आ जाता। बहुत शुक्रिया, लेकिन हम उसको भी बहुत काफी समझते हैं। बहुत शुक्रिया जासूसी साहब, बहुत शुक्रिया। जासूसी साहब हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि क्या मामला रहा, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कह रहे हैं कि इस धांधली के मौक़िफ़ पर कायम रहेगी और बहरहाल कायम होती नजर आएगी। बात करते हैं इमरान खान साहब की, बात करते हैं। एक अहम मामला है ये कि सियासतदान हो या सेलिब्रिटीज, और खान साहब एक बहुत बड़े पाकिस्तान के सेलिब्रिटी हैं। पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा अगर कोई स्टार पैदा किया है तो वो इमरान खान है, सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। उनकी जिंदगी में आने वाली हर तब्दीली, किसी भी सेलिब्रिटी की जिंदगी में आने वाली हर तब्दीली, चाहे शादी हो या तलाक, मौजूए बहस बन जाती है, खबरों की जीनत बनती है, तज्जियों में भी जगह बनाती है। लेकिन तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आज अपनी जाती जिंदगी के हवाले से पूछे गए सवाल पर भड़क उठे। उनका जो भड़कना है वो क्यों नया है, और खान साहब क्या पहले भी ऐसे ही थे? एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक वीडियो है, जब भी खान साहब से उनकी पर्सनल लाइफ पर बात होती थी, वो दिखाने से पहले जरा हम बताते चलें कि सवाल पूछा गया। एक सहाफी ने उनसे सवाल पूछा और उस सहाफी को बुरी तरह झाड़ दिया। शायद सवाल को जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया, जिस तरीके से सवाल पूछा जाना चाहिए था, उसकी कंस्ट्रक्शन बेहतर हो सकती थी। मगर सियासतदानों से, सेलिब्रिटीज से हमेशा सवाल किए जाते हैं, उनके पास हमेशा ऑप्शन होता है कि ये कह दें कि वो उस सवाल का जवाब नहीं देना चाहते। यहाँ तक बड़े बड़े सियासतदानों ने कहा कि वो समझते हैं कि उनकी डिग्निटी के खिलाफ है कि वे सवाल का जवाब दें। मगर खान साहब ने क्या जवाब दिया, ये जरा सुनिए। आपके बारे में खान साहब ने कहा जा रहा है कि आप मरदूमशनास नहीं हैं, आप जिन लोगों को अपने नजरियात को प्रोट करने के आगे लेके आते हैं, वो किसी न किसी तरीके से आपको डिश कर जाते हैं, चाहे वो आपकी जाती जिंदगी हो या आपकी पॉलिटिकल जिंदगी हो। तो कौन थोड़ा सा आपकी जाती जिंदगी के बारे में जानना चाहते हो? पॉलिटिकली तो आपने टीम सेलेक्ट की है, आप 3 साल बाद करें कि नाकाम, और आप उनको धमकी दे रहे हैं, तो ये बात ही है कि आप मरदूमशनास नहीं है। देखिए जी, मैं एक मिनट हर माशरे के अंदर एक तहजीब होती है, एक इंसान के अंदर कोई शर्म होती है, एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं। किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। यानी किसी के भी, आप किसी के भी घर के अंदर किसी वक्त लोग कोई भी मुश्किल वक्त से, दुख से गुजरते हैं लोग, इस तरह की बात करनी, आप अब मुझे नहीं कोई शर्मिंदा करवा रहा, आप अपने औकात लोगों के सामने लेके आ रहे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल पूछते हुए। खासा गुस्से हुए, कह रहे थे आपको शर्म आनी चाहिए ऐसे सवाल पूछते हुए। और उनके इंतखाब के बारे में सवाल किया गया था, उनकी मर्दम शनासी के हवाले से कि वो लोगों को पहचानते हैं या नहीं पहचानते, उनकी सियासत में भी, उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी। सियासत के हवाले से तो खान साहब हमेशा कहा करते थे टीम का मुझे कोई ना बताए, मुझे टीम इलेक्ट करना आती है, सिलेक्ट करना आती है, और मुसलसल उन पर तनकीद होती है कि खैबर पख्तूनख्वा में या फिर अपनी पार्टी में उन्होंने सही टीम सिलेक्ट की या नहीं की। मगर सहाफ़ी का जो सवाल था वो ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी था, और ज़ाहिर है जब ज़ाती ज़िंदगी का सवाल हुआ तो वो सवाल था खान साहब की शादी और हालिया होने वाली तलाक के हवाले से। 12 दिसंबर 2014 को इमरान खान ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि उन्हें अपनी टीम बनानी आती है। खान साहब दुनिया भर में सियासतदानों की ज़ाती ज़िंदगी ज़ाती नहीं रहती, उनके मुआशके, शादी, ताल्लुकात, हत्ता के तलाक पर खुलकर बहस होती है, उनके बारे में राय कायम की जाती है, मीडिया तबसरे करता है। चाहे वो बरतानवी जोड़े प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना की राहें जुदा होने का फैसला हो, जिस तरीके से उसको कवरेज किया गया,
जिस तरीके से इस मामले को उठाया गया, उनके इंटरव्यूज के एक एक लफ्ज को जिस तरीके से इंग्लिश मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया ने डायसेक्ट किया, ये मामला हो या फिर साबिक अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के मोनिका लेविंस्की से ताल्लुकात हों, जिस तरीके से उन्हें उस पूरे ट्रायल से गुजरना पड़ा, ना सिर्फ अदालती ट्रायल बल्कि मीडिया ट्रायल से गुजरना पड़ा। इसके अलावा साबिक इतालवी वजीर आजम बर्लुस्कोनी का एक मशहूर अदाकारा के साथ मामला हो, उस पर भी मीडिया में बहस होती रही और बाकायदा तौर पर बाल की खाल उतारी गई, तल्ख सवालात हुए, सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा, एक एक पहलू पर बात होती रही, उम्र के फर्क पर बात होती रही, तनकीद होती रही। क्या बात थी जो कि इन सारे मामलात में नहीं हुई? इसलिए इन सियासतदानों की जिंदगी में ना सिर्फ अवाम दिलचस्पी लेते हैं, उनके जाती फैसलों के सियासी असरात पर भी बहस होती है कि इन्होंने जो फैसला किया इसके क्या असरात होंगे। आज बड़ा कुटने वाले इमरान खान माजी में अपनी जाती जिंदगी के बारे में खुलकर बात करते रहे हैं और इस हद तक खुलकर बात करते रहे हैं कि खान साहब का जो माजी था, खान साहब के माजी में जो भी लोग आते रहे, खवातीन के हवाले से होती रही, खान साहब खुशी खुशी उन खवातीन के बारे में बात करते रहे, उनकी उस वक्त शादी हो गई थी फिर भी कमेंट करते रहे। खान साहब को बुरा नहीं लग रहा था जब इंग्लिश मीडिया में इस हवाले से बात हुई। इमरान खान को यह बात समझना होगी कि सियासतदान की जिंदगी अवाम की मिल्कियत होती है, इस पर राय देना, तबसरे, फैसले करना दुनिया में ऐसा ही होता है। मगर खान साहब आज भड़क उठे, मगर सहाफ़ियों को भी यह समझना होगा कि जब तबसरे करें तो इखलाकी बाउंड्रीज में रहकर करें और जब सवालात करें तो सवाल का की जो कंस्ट्रक्शन है वो किसी को चिढ़ाने के लिए नहीं, किसी को गुस्सा दिलाने के लिए नहीं, बल्कि सवाल का जवाब लेने के लिए होनी चाहिए। और अगर आप पर्सनल उस हद तक ना हो जाएं और सवाल को उस तरीके से ना कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और उसके बाद जिक्र होगा शहबाज शरीफ साहब पर आमतौर पर तनकीद होती है, वो फैसला कर लेते हैं कि उन्होंने कुछ बनाना है और उसके बाद वो बना देते हैं। बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद होती है, उसकी परवाह नहीं करते। एक बड़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है उनके एक प्रोजेक्ट पर, क्या वो सुनेंगे आवाम को? इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। पंजाब हुकूमत 1 खरब 62 अरब यानी 162 अरब रुपए से ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट बनाने जा रही है और उस पर उंगलियां उठ रही हैं। उंगलियां ये उठ रही हैं कि लाहौर एक तारीखी शहर है और इससे वो मकामात मुतासिर होंगे। चौबड़जी, लक्ष्मी, शालामार बाग, इस्लाम पार्क से होता हुआ ये सारा का सारा ट्रैक गुजरेगा तो ये मकामात उससे मुतासिर हो सकते हैं। लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत इस हवाले से सुन नहीं रही। लोग क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। जो पैसा खर्चते हो सोच समझ के विरसे को और अवाम की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करो, इसलिए रास्ता बदलो इस ट्रेन का। ये एक ब्लेसिंग है कि लाहौर के अब तो ये सेंटर ही हो गया, ऐसी मॉन्यूमेंट को हम तो प्रिजर्व करेंगे ना कि उसको तबाह। एक शालीमार गार्डन होता था, एक चबुर्जी होती थी, एक दरख्त होता था, ऐसा नहीं करना ना, ये हमारी शनाख्त है। आहिस्ता आहिस्ता इस तरह की इमारतों की अगर हम बेहुरमती करते करते आगे बढ़ते जाएंगे तो एक दिन आएगा मेरा बच्चा नहीं तो उसका पोता, उसकी पोती या कहीं ना कहीं जाएंगे कि जी लाहौर होता क्या है या क्या हो। इसका जवाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से दिया गया और उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे मकाम को मुतासिर नहीं किया जाएगा, हम इस तरीके से ये पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे मगर ये मुतासिर ना हो, ये एक अलग बात है कि इन्हें गिराया ना जाए। दूसरा मामला यह है कि इंटरनेशनली कानून है कि जो इंटरनेशनल हेरिटेज हो, इतनी अहम इमारतें हों, उनके 200 फीट के अंदर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होनी चाहिए। इस हवाले से हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है, इसे मुतासिर ना करें, ये सारा मामला हो। तो ये हमने जब सवाल रखा DGLDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी आज चीमा से, तो 200 फीट के अंदर क्या आप ये बात मानेंगे कि इसे ना कंस्ट्रक्ट किया जाए? तो उन्होंने क्या जवाब दिया, जरा सुनिए। जो 200 फुट का थ्रेशोल्ड है वो लॉ ये कहता है कि 200 फुट के अंदर कोई भी काम नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ अ कमेटी और द गवर्नमेंट। उसके पास हमारी परमिशन प्रोसेस में है, वो हमें बड़ी उम्मीद है हमें परमिशन मिल जाएंगी। 200 फुट के अंदर तो लोगों के प्लाजे भी हैं, 200 फुट के अंदर लोगों की दुकानें भी हैं, घर भी हैं, वर्कशॉपें भी हैं, वो भी बनी हुई हैं, किसी वक्त बन गई, किसी ने नहीं देखा। इन्हें मुतासिर नहीं किया जाएगा मगर 200 फीट के अंदर सिर्फ उसी वक्त बनाएंगे जब हुकूमत आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट और स्पेशल कमेटी अंडर पंजाब प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस से इजाजत मिलेगी। क्या सिविल सोसाइटी इससे मुतमईन होगी या नहीं, ये अहम सवाल है। मगर शहबाज शरीफ साहब देखें कि चाहे इस्तांबुल हो, रोम हो, दूसरे ममालिक हो, वहाँ ट्राम चलाई जाती हैं ताकि इनकी ना सिर्फ इमारतें मुतासिर ना हो बल्कि इनकी सीनरी भी मुतासिर ना हो। क्या पंजाब हुकूमत इस बात का ख्याल रखेगी, ये अहम सवाल है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।